हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर परमाणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चैप्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। प्रीवियस लेक्चर में जो है हम थोड़ा बेसिक पार्ट पढ़ चुके थे। वहां पर जो है हमने पढ़ लिया था कि चार्ज पार्टिकल क्या होता है, एक मैटर क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि मैटर यानी कि जो हमारा पदार्थ होता है वो किससे बनता है। पदार्थ बनते हैं मॉलिक्यूल से। किससे बनते हैं? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल बनते हैं एटम से। मॉलिक्यूल किससे बनते हैं? एटम से। यानी कि एटम मिलकर के बनाते हैं मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल मिलकर के बनाते हैं मैटर। ठीक है, चलिए दूसरी चीज हमने यहाँ पर जो है एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना था। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एटम जो है वो क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना? क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक होता है। उसी से आगे क्या बनता है? हमारा मॉलिक्यूल बनता है। फिर मॉलिक्यूल से आगे क्या बनता है? हमारा मैटर बनता है। जिस प्रकार हमें एक बिल्डिंग बनानी होती है तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रिक, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? ईंट हम बोलते हैं। तो एक एक ईंट को जोड़ जोड़ के जो है हमारी बिल्डिंग बनती है। तो वही ईंट जो होती है वो उसे हम एटम से डिनोट कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं कि वो ईंट जो है वो एटम है। वो मिला करके जो है बहुत सारी ईंट मिल करके क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल बनते हैं। और बहुत सारे जो ईंट का जो मॉलिक्यूल होता है वो मिल करके क्या बनते हैं? एक बिल्डिंग बनती है यानी कि मैटर बनता है। ठीक है, अब ईंट जो है यानी कि एटम जो है हमारा, वो भी क्या होता है? उसके अंदर भी क्या होता है? कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो जब एटम को क्या किया? डिवाइड किया गया तो हमने देखे उसके पास कितने थे? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज थे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन थे जिनका चार्ज क्या था? नेगेटिव। पॉजिटिवली चार्ज हमारे प्रोटॉन थे और जो उदासीन यानी कि न्यूट्रल वो हमारे न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई थी। आगे हमने उनकी डिस्कवरी पढ़ी थी, जिससे हमने कैसे पढ़ा था? ईट पर नाच। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो की है थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी की है रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की है चैडविक ने। ठीक है, तो ये भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा हमने जो है इनका मास भी देख लिया था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1/2000 ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के मास के 1/2000 होता है। जबकि जो हमारा प्रोटॉन होता है वो हाइड्रोजन के एटम के मास के बराबर, जिसे कि 1 यूनिट रखा जाता है। और न्यूट्रॉन भी हमारा सेम वैसा ही जैसा हमारा प्रोटॉन होता है, उनका मास क्या होता है? दोनों का सेम होता है। ठीक है, लिखा है यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इज टेकन एज 1 यूनिट। इसका मास भी जो है हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर है, जिसको कि 1 यूनिट लिया जाता है। ये भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमने जो है एटम का जो स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर कुछ मॉडल दिए गए थे अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा। तो पहला जे जे थॉमसन ने दिया था, जो परमाणु का मॉडल जो दिया था वो हमने यहाँ पर पढ़ा था। उन्होंने क्या कहा था? परमाणु जो है एक क्रिसमस पुडिंग की तरह उसका जो है स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार से जैसे क्रिसमस पुडिंग हमारे पास होती है, उसी तरह से हमारे परमाणु का स्ट्रक्चर होता है। क्रिसमस पुडिंग में जो पूरा जो ये पार्ट है वो क्या है? हमारा पॉजिटिव पार्ट यानी कि जो हमारा प्रोटॉन वाला पार्ट है। जबकि जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है। ठीक है, सॉरी, जो ये वाले पार्ट है, ये छोटे छोटे जो हमें दिख रहे हैं, जो प्लम्स इसमें है, वो क्या है? हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। जो हमारी पूरी पुडिंग है वो क्या है? हमारा पॉजिटिव। तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, तो प्लम जो है वो क्या है? हमारे छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। और जो पूरी पुडिंग है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से थॉमसन जी जो है उन्होंने अपना ये मॉडल जो है परमाणु का वो बताया। फिर आगे हमारे साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड। ठीक है, तो उन्होंने अपना अल्फा स्कैटरिंग वाला प्रयोग यहाँ पर किया, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो किस प्रकार उन्होंने जब ये प्रयोग किया तो उन्होंने ये बताया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधा सीधा चले गए। ठीक है, कोई भी डिफ्लेक्ट नहीं हुए। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है
थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, कुछ एंगल से क्या हुए, वो डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, मुड़े हम बोल सकते हैं। और कुछ बहुत कम, 1 in a million हम बोल सकते हैं, यानी कि 1 मिलियन में एक अगर हम बोले तो एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो क्या हो रहा था, बाउंस बैक हो रहा है, यानी कि वापस जा रहा था। तो वहां से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि एटम का जो ज्यादातर पार्ट है वो क्या है, एम्प्टी, यानी कि खाली है। ठीक, चलो, तो यहाँ से इन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, यानी कि एटम का अंदर का ज्यादातर स्पेस क्या है, खाली है। इसीलिए तो जो हमारे क्या जाते हैं, अल्फा पार्टिकल जा रहे थे, सीधा सीधा जा रहे थे, अनडिफ्लेक्टेड जा रहे थे, है ना, यानी कि कहीं पर भी जो है वो मुड़ नहीं रहे थे, एंगल उनका चेंज नहीं हो रहा, जैसे आ रहे थे वैसे ही जा रहे थे आगे गोल्ड फॉइल पे। ठीक है, अगला, द एटम हैड अ स्मॉल न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज because some of the alpha particle having positive charge were slightly deflected by small atom। उन्होंने ये भी कहा कि उन न्यूक्लियस में, स्मॉल न्यूक्लियस है जिसमें क्या है, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल न्यूक्लियस है वहां पर, एटम में एक स्मॉल न्यूक्लियस है जिसमें क्या है, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो जब भी कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसी पॉजिटिवली चार्ज चीज से जाकर के टकराएगा तो हल्का सा इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, हल्का सा। ठीक, आगे, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम, यानी कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम के साइज से बहुत कम है। तो न्यूक्लियस का जो साइज है वो परमाणु है जो उसके साइज से बहुत ज्यादा कम है। इसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किस तरीके से बताया था, अगर न्यूक्लियस एक छोटी सी फुटबॉल है, न्यूक्लियस क्या है, एक छोटी सी फुटबॉल है, तो जो पूरा प्ले ग्राउंड है वो क्या है, हमारा एटम है। ठीक है, तो अगर हम देखें, अगर हम अपने मन में, है ना, अगर हम इस तरीके से इमेजिन करके देखें तो एक प्लेग्राउंड कितना बड़ा होता है। ठीक है, एक प्लेग्राउंड 5 किलोमीटर डायमीटर, 5 किलोमीटर रेडियस का जो हमारा प्लेग्राउंड है, ठीक है, उसको अगर हम अपने मन में सोचे और वहां पर जो है एक छोटी सी फुटबॉल रखी है, ऊपर से देखे तो शायद फुटबॉल दिखे भी ना, तो इतना छोटा क्या होता है हमारा, वो न्यूक्लियस होता है। और एटम उसके हिसाब से उतना ज्यादा बड़ा उसका साइज होता है। Because of very few alpha particles to rebound of most of the positive charge and mass of the atom in the nucleus, क्योंकि very few alpha particle appear to be rebound and most of the positive charge and mass of the atom is in the nucleus। देखो, ज्यादातर जो मास और पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में होता है। और इसीलिए जो कुछ अल्फा पार्टिकल थे वो क्या हो रहे थे, बाउंस बैक हो जा रहे थे, यानी कि वापस हो जा रहे थे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर ये पढ़ करके हमें क्या समझ आया है कि इस तरीके से जो है कुछ न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर क्या है, इस तरीके से यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमें समझ आ रहा है कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा है। ठीक है, अभी फुली स्ट्रक्चर क्या है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इतना हमें समझ आ रहा है कि न्यूक्लियस छोटा सा न्यूक्लियस है, बड़ा एटम है, और एटम की क्या है, आगे ऊपर के क्या है, हमारी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पर क्या है, हमारे न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, चलिए, एन एटम An atom has positively charged nucleus at the center and most of the mass of the atom is in the nucleus, यानी कि ज्यादातर इसका जो मास है वो कहाँ है, न्यूक्लियस पे है। The electron revolve around the nucleus in different orbits। ठीक है, तो अब इन्होंने एक और चीज बताई कि जो हमारा ये परमाणु है इसके क्या है, अलग अलग ऑर्बिट है। क्या है, अलग अलग इस तरीके से क्या है, ऑर्बिट है। ठीक है, क्या है, अलग अलग ऑर्बिट है। तो ये भी अलग अलग ऑर्बिट में किस तरीके से, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं अलग अलग ऑर्बिट में, और वो क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व, यानी कि अपने ही ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, अपने ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। और ये पॉइंट जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है हमारे एटम के कंपैरिजन में। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे अपने लास्ट लेक्चर में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब रदरफोर्ड जी ने जो एटम का मॉडल दिया है उसमें क्या है, कुछ डिफेक्ट है, कुछ कमियां हैं। अब क्या कमियां आ जाती हैं उसमें जिस वजह से ये मॉडल क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है। देखो, एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट would undergo acceleration and during acceleration the charged particle would radiate energy। ठीक है,
यहाँ पर बोला गया कि ये क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, तो एक्सेलरेट हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जब एक्सेलरेट हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये क्या होंगे, एनर्जी इनसे बाहर निकलेगी। क्या होगी, एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है, सो द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो जब ये रिवॉल्व करेंगे, इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, हर किसी के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। तो ये रिवॉल्व करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। जैसे ही एक टाइम ऐसा आएगा जब इनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, ये रिवॉल्व करना बंद हो जाएंगे, तो ये गिर करके वापस न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। ये गिर जाएंगे ना न्यूक्लियस के ऊपर, जब इनकी एनर्जी खत्म हो गई तब थोड़ी ना ऑर्बिट में टिके रहेंगे, तब तो नीचे गिर जाएंगे। ये उसके उनके मॉडल में क्या था, डिफेक्ट था। ठीक है, एंड एटम वुड बी अनस्टेबल। तो जो हमारा एटम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी हमारा एटम है वो क्या चाहता है, वो हमेशा स्टेबिलिटी चाहता है, हमेशा स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, हर कोई, हर एटम की बात करें या अगर हम नॉर्मली भी देखें तो हर कोई क्या चाहता है, अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है। तो वैसे ही एटम भी जो है क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल कैसे होगा, जब उसकी एनर्जी क्या होगी, लो हो जाएगी, तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जिसकी लो लो एनर्जी, अच्छा एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। ठीक है, एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। अगर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, है ना, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम। ठीक, तो एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। ठीक, चलो, अच्छा, तो एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। वी नो दैट एटम्स आर स्टेबल, जबकि हमें पता है कि एटम क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब हमें ये पता है कि जो हमारे एटम होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो स्टेबल ही होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, जब ये रिवॉल्व करेंगे, इनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो ये आकर के न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो एटम जो हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं, एटम तो स्टेबल होता है। तो यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है कमी है, जो उन्होंने नहीं बताई। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से जो है उन्होंने यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया। एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ पर है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में। ठीक, इस तरीके से, और इस तरीके से ऑर्बिटल्स में इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वहां पर ये रिवॉल्व करता है। तो चलो, तो ये तो हो गया गलत। यहाँ पर जो है इसके काफी डिफेक्ट यानी कि लिमिटेशन जिसे हम बोलते हैं वो यहाँ पर आ गई। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। फिर आए हमारे नए साइंटिस्ट बोर। उन्होंने दिया अपना परमाणु का मॉडल, जिसे कहा जाता है बोर मॉडल ऑफ एटम, ऑफ एन एटम। एन एटम हैज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड इट्स सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस। अच्छा, ये बात जो है रदरफोर्ड ने भी सेम बात बोली थी कि एटम जो है क्या है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है एटम के पास। कहाँ पर है पॉजिटिवली चार्ज, सेंटर में। इस तरीके से ये तो बताया था ना रदरफोर्ड ने कि पॉजिटिवली चार्ज कहाँ है, न्यूक्लियस यानी कि सेंटर में है। और एटम का ज्यादातर पार्ट जो है, ज्यादातर यानी कि मास जो है, सबसे ज्यादा मास कहाँ पर है, न्यूक्लियस में ही है, यानी कि उसके सेंटर में ही है। ठीक, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्फेरिकल ऑर्बिट कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो है इसके इस तरीके से जो है अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनको हम यहाँ पर शेल्स भी बोल रहे हैं। देखो, के शेल है ना, ये हो गई पहली वाली, के एल एम एन, इस तरीके से शेल्स। जबकि रदरफोर्ड ने कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर बताया था कि कुछ इस तरीके से जो है वो रिवॉल्व करते हैं। लेकिन फिर हमें यहाँ पर बोहर के मॉडल से पता चलता है कि इस तरीके से क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स यहाँ पर होते हैं। ठीक, चलिए, द ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड शेल्स और एनर्जी लेवल्स एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स के एल एम एन। अच्छा, इनको जो है हम क्या बोल सकते हैं, शेल्स भी बोल सकते हैं या ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं एनर्जी लेवल्स, जिनको हम के एल या 1 2 3 4 से बताए। व्हाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। और यहाँ पर जो मेन पॉइंट जिसकी वजह से रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो क्या हो गया, खराब माना गया। ठीक है, या रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो फेल हो गया, किस वजह से, इस एक पॉइंट की वजह से जो यहाँ पर जो है बोर ने बताया। तो उन्होंने क्या बताया कि वाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिटल, तो अपने ऑर्बिटल में जब वो रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, वो कुछ भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते। ठीक है, कुछ भी जब रेडिएट ही नहीं करेंगे तो क्या लूज करेंगे, क्या गेन करेंगे। ठीक है, वो बस फ्रीली घूमते रहते हैं, वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते, कोई भी ऊर्जा रेडिएट नहीं करते। ठीक, तो ये था बोर का मॉडल, इस तरीके से उन्होंने अपना मॉडल के बारे में बताया।
उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, उससे पहले जो है आप बोर का मॉडल जो है यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, यहीं से जो है हमारे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है काफी। ठीक है, तो चलिए इसे अब आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर शेल्स होते हैं, जिसे हम एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं, के, एल, एम और एम। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल। अब अलग अलग शेल यानी कि जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से वहां पर इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, यानी कि पहले शेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। यानी कि जैसे अगर हम देखें लिथियम, लिथियम के पास कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर 3 होता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन ये कैसे रखेगा, पहले ही शेल में क्या तीनों इलेक्ट्रॉन रख देगा, या अलग अलग शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, या कैसे रखेगा ये इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो वही हमें यहाँ पर पढ़ना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट शेल वर सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। तो बोर और बरी जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया था यहाँ पर कि किस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। आगे, द फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर द फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल। तो इलेक्ट्रॉन्स को शेल में भरने के लिए जो है हमारे पास अलग अलग रूल्स है। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। 2n² यहाँ पर है हमारा फॉर्मूला, जहां पर n जो है हमारे नंबर ऑफ शेल की बात कर रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, जो भी हमारे शेल्स हैं। देखो फर्स्ट शेल, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट शेल जो कि हमारी के शेल है, वहां पर 2n² यानी कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि पहले शेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, देखो, यानी कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, लिथियम का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें है 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है। ठीक, अब ये पहला शेल के शेल, ये एल शेल, एम शेल, जो भी है। अब देखो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। पहले शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। अब इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन है, अब एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इधर चला आएगा सेकेंड शेल में। ठीक, चलो, अब सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो सेकेंड शेल और एल शेल हम इसको बोल सकते हैं, एल शेल। इसमें जो है 2n², 2 2 4, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 टोटल। अब सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आगे बढ़े, अगर हम एम शेल की बात करें, या जो हमारा थर्ड शेल होता है, वहां पर जो है 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और जो हमारा एन शेल होता है, जो कि हमारा फोर्थ शेल है, वहां पर जो है हमारे 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यानी कि इस तरीके से होगा ये 2,8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है ऑर्बिटल्स में इस तरीके से की जाती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इन द आउटर मोस्ट शेल इज। अच्छा, आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो फिल किए जाएंगे वो होंगे हमारे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी फिल्ड इन अ शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है सीधा बाहरी शेल में हम नहीं भर सकते जब तक कि जो है हमारे अंदर की शेल्स नहीं भरी। यानी कि हम यहाँ पर लिथियम में पहले हम अपना के शेल भरेंगे, पहले ही हम एल शेल या एम शेल नहीं भर सकते, पहले हमें इनर शेल्स भरनी है, फिर हमें आउटर शेल्स भरनी है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक, तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब आप जो है इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, वो भी हम देखेंगे। पहले अब आप इसे नोट कर लीजिए।
चलिए, ये अब आपने नोट कर लिया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे ही रिलेटेड। जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, इनके आपको जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाने हैं, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप कैसे करेंगे, पहले कार्बन से देखते हैं। अब कार्बन में हमारे होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, नियॉन में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखो कार्बन, ये यहाँ पर आ गया हमारा न्यूक्लियस, पहला शेल, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा शेल, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास कितने बचे हुए हैं, अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए, अब 4 ही इलेक्ट्रॉन तो बचे, 1 2 3 4। तो इस तरीके से कुछ होगा हमारा कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे के शेल में और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे एल शेल में। ठीक, ठीक, चलिए अब नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाए, तो यहाँ पर ही हमारा 1 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर लेंगे, ये बन गया नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर। हो गया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और बाकी यहाँ पर बाहर कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब हमें फ्लोरीन का बनाना है, ये और ये आ गया हमारा फ्लोरीन। ठीक, ये हो गया हमारा फ्लोरीन। अब अगर हमें जो है हमारा नियॉन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक और आ गया, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भैया बन गया हमारा नियॉन बन गया, के शेल और एल शेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बारी आई सोडियम की। अब 1 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन तो पहले से फिल है ना, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ठीक है, अब हम सोडियम का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो कैसे बनाते, देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, बाकी के 10 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दिए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन ही हो गए। अब हमें जरूरत है एक और शेल की, शेल एम। एम शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इस तरीके से जो है सोडियम का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक, चलिए तो अब आप जो है ये सारे स्ट्रक्चर खुद से बनाइए, फिर हम बढ़ते हैं आगे चैप्टर में। चलिए, तो यहाँ पर जो है कुछ एलिमेंट्स के हमने जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए। तो 1 से लेकर 18 तक जितने भी हमारे एलिमेंट हैं, ठीक है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल हमारे पास है, हमारी बुक में बनी हुई है, तो 1 से लेकर 18 तक जितने भी एलिमेंट है, उनका नाम, उनका एटॉमिक नंबर और उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना हमें आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, इस तरीके से जो है सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये जो हमारे पास ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, 1 to 18 जो हमारे एलिमेंट हैं, यानी कि हाइड्रोजन से लेके आर्गन तक के जो हमारे एलिमेंट है, उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। और उनके एटॉमिक नंबर भी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एटॉमिक नंबर बताइए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, या सोडियम का क्या है, मैग्नीशियम का क्या है, एल्यूमिनियम का क्या है, सल्फर का क्या है, क्लोरीन का क्या है, आर्गन का क्या है, तो आपको आना चाहिए कि क्लोरीन का 17, आर्गन का 18। तो 1 to 18 आपको एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए। तो आपका होमवर्क है कि आप जो है, होमवर्क है कि आप 1 to 18 जितने भी हमारे क्या है एलिमेंट्स हैं, वो लर्न करके आएंगे, उनका एटॉमिक नंबर भी लर्न करके आएंगे। ठीक है, वैसे तो अगर आप सीरियल वाइज याद करेंगे तो एटॉमिक नंबर भी सीरियल वाइज है, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, ठीक है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, इस तरीके से कार्बन का 6, इस तरीके से जो है आपको याद हो जाएगा। तो आपको जो है इसको अच्छे से याद करके आना है। अब आगे बढ़े, कंपोजिशन ऑफ एटम एट द फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है, उनका कंपोजिशन क्या है, कैसे होगा, इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में।
ठीक है, अब तक के लिए आप जो है इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना करके लाएंगे 1 to 18 इलेक्ट्रॉन्स का। साथ ही आप जो है 1 to 18 इलेक्ट्रॉन के नाम और उनके एटॉमिक नंबर अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद जो है हम उनमें वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उसको हम जो डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। चलिए तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप जो है पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।